नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी बड़ी खबर की। टोक्यो ओलंपिक में दीपिका ने जीता है दूसरा मुकाबला। तो टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, टोक्यो ओलंपिक में दीपिका ने जीता दूसरा मुकाबला। एकल मुकाबले में टॉप 16 में पहुंची दीपिका कुमारी, अमेरिका के तीरंदाज को हराया। शुक्रवार को दीपिका का अगला मैच है। टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल में तीरंदाजी में आज दीपिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप 16 में जगह बना ली है। दीपिका के रांची स्थित घर में सभी की धड़कनें मैच के दौरान तेज हो गई और हालांकि प्रेशर को देखते हुए आज दीपिका के माता पिता ने मैच नहीं देखा, लेकिन दीपिका की बहन विद्या ने दोनों मैच की जीत के बाद खुशी जताई। विद्या ने बताया कि दीदी इस बार गोल्ड जीतकर देश जरूर लौटेगी। दीपिका की बहन से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। ओलंपिक में एकल तीरंदाजी मुकाबले में आज भारत की दीपिका का प्रदर्शन शानदार रहा। पहले भूटान को हराया, फिर अमेरिका पर जीत दर्ज की। हमारे साथ इस समय दीपिका के आवास पर हैं और दीपिका की बहन विद्या हमारे साथ है। विद्या, आज के मैच पर क्या कहेंगे आप? दीदी का मैच तो कंप्लीट हो चुका है। दीदी ने दोनों मैचेस जीत लिए हैं, तो बस इतना ही है कि वो अच्छे से खेले और बेस्ट विशेस है। एक समय जब अमेरिका के खिलाफ मैच चल रहा था तो काफी मैच एक टफ हो गया था, धड़कनें तेज हो गई थी एक बार। हाँ, वो थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ा था, पर मन में था कि जीत जाए बोल के। फिर लास्ट में उन्होंने कमबैक किया, कवर किया, फिर जीत गए वो। क्या मैच आपने देखा आज का? हाँ, मैंने मैच देखा, दोनों मैचेस देखे दीदी के, दोनों अच्छे थे और उम्मीद है कि आगे और अच्छा करेगी दीदी। अच्छा, आपके जीजा जी जो अतनु दास हैं वो भी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीरंदाजी में, तो उनका रिजल्ट क्या है? जीजू ने भी दोनों मैचेस जीत लिए हैं और उनके ऊपर भी पूरा भरोसा है, क्योंकि मतलब दीदी और जीजू दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंस उनका हाई है, बहुत मतलब प्रेशर पॉइंट को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते वो लोग। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छा करेंगे और मेडल लेके ज़रूर आएंगे। अच्छा, बताइए, अगर आपको शुभकामना देना हो तो पहले शुभकामना दीदी को देंगी या जीजा जी को? अब दीदी और जीजू दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो दोनों कॉल किसे जाएगा? पहला कोई कॉल नहीं, एक को कॉल करो तो दोनों मिल जाएंगे वहीं पे। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम मतलब विशेष है कि दोनों जीत के आए और अच्छे से घर लौटे मेडल लेके। आज माँ पापा ने मैच नहीं देखा, क्या विशेष प्रार्थना कर रही थी? नहीं, ऐसा कोई विशेष प्रार्थना नहीं है। सेम है जो हम सुबह उठ के भगवान से प्रे करते हैं, घर की जो पूजा होती है, तो बस उसी में हम सब ने प्रे किया कि दीदी और जीजू अच्छे से, मतलब हमारी पूरी इंडिया टीम जो गई है यहाँ से, वो मेडल लेके हमारे देश के लिए मेडल लेके आए। बिल्कुल, दीपिका गोल्ड पर निशाना साधेंगी। धड़कनें तेज हैं, परिवार भी दुआ कर रहा है, देश भी दुआ कर रहा है और खासकर एक बहन का संदेश है अपनी दीदी के लिए कि दीदी तुम जब भी घर आना गोल्ड लेकर आना। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और इधर गढ़वा के दानरू नदी में अचानक ऐसा उफान आया कि 2 गाड़ियां बह गई। एक ड्राइवर तूफानी धारा के बीच घंटों फंसा रहा। आखिरकार ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से उसकी जान बचा ली गई। सैलाब और 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचे पुल के बीच जिंदगी की जंग चल रही है। पुल के नीचे आंधी तूफान की रफ्तार से बह रही दानरो नदी में अटकी गाड़ी के ऊपर खड़ा ये ड्राइवर साक्षात मौत को सामने देखकर थर-थर कांप रहा है। आम दिनों में शांत रहने वाली दानरो नदी अचानक ऐसे रौद्र रूप में आ गई कि लग रहा है कि उसमें फंसी ये गाड़ी अब बही कि तब बही। तो प्रलयंकारी सैलाब में फंसे ड्राइवर को बचाने के लिए पुल के ऊपर से नीचे रस्सी फेंक दी गई है, जो दानरो नदी की उफनती धारा के बीच उम्मीद की किरण की तरह लग रही है। एक बार पानी आ गया, एक बार हाँ, तब ये वो स्कॉर्पियो था, ये कार था, ऊपर आके पिकअप, तो पिकअप वाला के कार वाला के गाड़ी स्कॉर्पियो घाटा लेकर पीछे करो, पानी बढ़ रहा है। हम उसको चिल्ला रहे हैं कि पानी बढ़ रहा है, जल्दी गाड़ी पीछे करो। दानरो नदी में अचानक ऐसा सैलाब आया कि नदी के किनारे खड़ी 2 गाड़ियां ताश के पत्ते की तरफ बहने लगी। एक कार को तो निकाल लिया गया, लेकिन दूसरी गाड़ी दूर बहकर पुल के पास अटक गई और उसका ड्राइवर भी उसमें फंस गया। पल पल गुजरता जा रहा था, लेकिन दानरो नदी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसी पगलाई धारा के बीचों बीच फंसे ड्राइवर को देखकर हर किसी की सांसें अटकी हुई थी। आखिरकार रस्सी का सिरा ऊपर खिंचता गया और उसे पकड़कर ये ड्राइवर सही सलामत बच निकला।
सूचना मिला, हम लोग तो हॉस्पिटल में थे, सूचना मिला कि नदी में जैसे कि वो कार बह गया है, तो लोग दौड़े, पूरा ग्रामीण जनता मिलकर हम लोग जैसे निकाल दिए कार का पूरा। कार कहाँ का था? कार गढ़वा का है। बचाव के लिए आए और उसको बचाया गया। अभी गाड़ी जो है फंसी हुई है। एक गाड़ी की और सूचना मिली कि अल्टो या कोई छोटी कार है तो बह गई है, तो फिर ऊपर वहाँ उसको फंसा के रखा गया है गाड़ी को। उसका भी ड्राइवर निकल चुका। दानोरो नदी की उफनती धारा के बीचों बीच चल रही जिंदगी और मौत के बीच जंग में आखिरकार जीत जिंदगी की हुई और चारों ओर सैलाब में घिरे ड्राइवर की जान बच गई। तभी वहां मौजूद ग्रामीण राहत की सांस ले सके। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और बोकारो में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बोकारो स्टील में बद इंतजामी की पोल खुल गई है। बोकारो को माराफारी होते हुए बोकारो रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ में पतरातू डैम का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। वर्तमान में 1326 आरएल जलस्तर है। शेष परिसंपत्ति के संपदा पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद ने बताया कि 1328 आरएल पर डैम का फाटक खोल दिया जाएगा। इसे लेकर डैम के निचले इलाके के लिए अलर्ट जारी करते हुए रामगढ़ और प्रखंड प्रशासन को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश से नलकारी नदी में ज्यादा पानी आ रहा है, जिसके कारण डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कभी भी फाटक खोला जा सकता है। डाल्टनगंज रेलवे में कार्यरत सीनियर पीडब्ल्यूआई अभय कुमार सिन्हा के सरकारी क्वार्टर पर जमकर फैमिली ड्रामा चला। दरअसल रेलवे के क्वार्टर में एक महिला मित्र उनके साथ रह रही थी। उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रामगढ़ में रहती है, लेकिन कल अचानक उनकी पत्नी डाल्टनगंज पहुंची और बेडरूम में दूसरी महिला को देखा तो आग बबूला हो गई। इस बीच दोनों के बीच हाथापाई भी हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक रेलवे अधिकारी अभय कुमार सिन्हा और उनकी पत्नी के बीच पिछले कुछ सालों से विवाद चल रहा है। ऐसे में वो अपने पति से अलग रामगढ़ में रह रही है। इधर रांची में शंख भरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोसी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और सन सिटी इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने रेड की है और इनकम टैक्स की टीम ने इन तीनों कंपनियों के ठिकानों पर पहुंचकर कागजात की जांच में जुट गई है। और इनकम टैक्स की टीम ने जिन 3 कंपनियों के ठिकानों पर रेड मारी है और मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि आयकर में हुई गड़बड़ी को लेकर टीम सर्वे कर रही है। वहीं इसी सिलसिले में दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जमीन खरीद बिक्री से जुड़े मामले की आशंका है। इनकम टैक्स की रेड रांची के कांके रोड सहित अन्य इलाकों में जारी है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार गिराने की साजिश मामले में महाराष्ट्र पहुंची रांची पुलिस की टीम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सरकार गिराने की साजिश को लेकर महाराष्ट्र पहुंची रांची पुलिस की विशेष टीम। नागपुर भी जा सकती है जांच टीम। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले से पूछताछ संभव है। मोहित भारतीय, आशुतोष ठक्कर से भी पूछताछ संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार गिराने की साजिश मामले में महाराष्ट्र पहुंची है रांची पुलिस की विशेष टीम और नागपुर भी जा सकती है जांच टीम, जहां बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले से पूछताछ संभव है। मोहित भारतीय, आशुतोष ठक्कर से भी पूछताछ संभव है। झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला हर दिन नया मोड़ ले रहा है। पुलिस ने अनुसंधान में कांग्रेस विधायकों की मुश्किल बढ़ा दी है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान अपनी गलती कबूल की है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि वो दिल्ली गए थे, जिन लोगों से मुलाकात हुई वो उन्हें नहीं जानते। विधायक अमित यादव के साथ गए थे और उनकी गलती है। इरफान अंसारी को खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हनुमान बताया। इरफान अंसारी से बात की न्यूज़ 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई साक्ष्य सामने आ चुके हैं और पुलिस के साक्ष्य से कांग्रेस के विधायक फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी हैं और पहला ही सवाल यही होगा जो आपका जिस पर ऑब्जेक्शन है कि पुलिस के साक्ष्य से आपको फंसाया जा रहा है। हम तो यही कह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, गलत आपने गलत क्वेश्चन किया, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस के साक्ष्य से ही ना आपको लग रहा है? नहीं कोई कहीं क्या लगेगा हमको, हम लोग ऐसा कोई काम किए ही नहीं है जो हमको डर लगेगा। हमने कहा कि केवल PNR का मामला था, मैंने जानकारी दे दिया था। मैं लौटने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, पिंटू जी से मिला था, मैंने उनको बता दिया था कि सर मैं गया था और जाने के बाद मुझे मालूम चल रहा है कि PNR गलत था। मैं विधायक जी जो हमारे मित्र हैं, मैंने उन पर ट्रस्ट किया, उनकी वाइफ का तबीयत खराब था इसलिए मैं गया था, बस सारी बातें मैंने उनको बता दिया कि जाना ही एक चूक था और जाने में मिलना उलना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यदि किसी विधायक ने 11 विधायक अगर किसी में शामिल है तो बता दीजिए, अगर लेन देन में शामिल है तो बता दीजिए। सरकार गिराने की मंशा नहीं है। तो जो आ रहे हैं वीडियो फुटेज, देखिए जा रहे हैं, वो फुटेज निकालने से दम लेना, क्या बात हुआ ये तो बताइए आप। ऐसी कोई बात नहीं, मैं हेमंत जी का हनुमान हूँ, बस याद रखिएगा। सरकार हमने बनाया है, 25 साल सरकार चलाऊंगा मैं, लिख लीजिए आप। तो ये साजिश आपके खिलाफ कौन कर रहा है? अभी देखिए, अभी तो बातें सामने आने दीजिए ना, अब पता चलेगा ना। अभी 11 विधायक की बातें आएगा, देखिएगा क्या है नहीं है। रांची में क्या बात हुआ, किससे मिला, ये बात बड़ी बात है। इरफान अंसारी गया, ये तो सच्चाई है, ये सबको मालूम था इरफान अंसारी गया। जय कुमार को आप नहीं पहचानते? किसी को मैं नहीं जानता हूँ भाई। मैं झारखंड के लोगों को बहुत, अभी तो मैं राजनीतिक में आया हूँ, बॉम्बे का कौन है क्या है नहीं जानता। समय आएगा तो 1 साल के बाद मैं, है ना, जो मेरा जो इज्जत गया है ना, मैं बहुत मर्माहत हूँ। जिस तरह से मुझे मीडिया वाले ने पुटअप किया, मैं मर्माहत हूँ और मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। मुझे विश्वास है कि सच सामने आएगा। गया हूँ, रियलाइज करता हूँ, चाय पीने गया हूँ, खड़ा हूँ, रियलाइज करता हूँ, लेकिन सरकार गिराने की कोई मंशा नहीं। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं मिला, किससे मिला, अरे क्या है, मिलने से क्या होता है, हम 1000 आदमी से मिलते हैं तो सरकार गिरा दिए। हेमंत जी के हनुमान है। मैं हेमंत जी का भक्त हनुमान हूँ, याद रखिएगा। हम दो भाई, गुरु जी का बेटा हेमंत सोरेन, फुरकान अंसारी का बेटा इरफान अंसारी, दोनों पूरक हैं। इरफान जी ने कहा कि हम तो हेमंत जी के हनुमान हैं और कभी कहीं नहीं जा सकते हैं, और अगर कोई ऐसा कुछ कहता है तो वो गलत कह रहा है। एक साजिश चल रही है और 1 साल बाद उस साजिश का भी खुलासा किया जाएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। विस्तार की अटकलों को कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने खारिज किया है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 1.5 साल से प्रदेश कमेटी को लेकर चर्चा हो रही है। फिलहाल जिस कमेटी के निर्माण को लेकर सूची तैयार होने की बात कही जा रही है वो बेबुनियाद है। प्रदेश कार्य समिति बनाने की चर्चा पिछले 1.5 वर्षों से चल रही है। लगातार इस पर अध्यक्ष जी विचार विमर्श करते हैं, लेकिन जहां तक कमेटी केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाने की बात है, उसमें सच्चाई नहीं है। हम समझते हैं कि जब भी कोई कमेटी भेजी जाएगी तो सभी लोगों से विचार विमर्श करके ही भेजा जाएगा। गुजरात कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अस्थाना ने आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाल लिया है। मंगलवार को केंद्र में गृह मंत्रालय की ओर से राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाने का ऐलान किया गया था। CBI और BSF के महानिदेशक रहे राकेश की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। मैंने आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर का चार्ज लिया है। पुलिस का बेसिक फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो हमारा फोकस मोस्टली बेसिक पुलिसिंग पे रहेगा और मेरी जहां तक समझ है, अगर हम ये काम बखूबी करेंगे तो जनता को संतुष्टि रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। बाकी जो स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अकॉर्डिंगली एज पर दी SOP हैंडल करेंगे। और राकेश अस्थाना के दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनने पर उनकी बहन और रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने खुशी जताई है। डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा कि उन्हें अपने भाई पर गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि राकेश अस्थाना ने रांची समेत पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है। राकेश अस्थाना ने 10वीं तक की पढ़ाई नेतरहाट स्कूल से की थी, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई संत जेवियर कॉलेज से की। हम लोग 5 बहन 3 भाई हैं।
5वें नंबर पर राकेश हैं और बचपन में काफ़ी नटखट थे। इन्हें जिज्ञासु प्रवृत्ति इनकी शुरू से रही है। पढ़ाई में ये बहुत तेज़ थे, लेकिन साइंस और मैथ से हमेशा भागते थे, पढ़ना नहीं चाहते थे साइंस। और इनका जो स्वभाव था, ये कोई भी बात को लेकर बड़ी गहराई तक, बचपन से ही उसमें बड़ी गहराई तक सोचते थे, जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि का पता चला जब वो आईपीएस बने। पहले ही प्रयास में वो बन गए थे आईपीएस, और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने 21 वर्ष की आयु में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ख़त्म करते के साथ यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो व्याख्याता भी हो गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति से रांची में उनके करीबी दोस्त गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रांची के संत जेवियर कॉलेज के इकोनॉमिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिशिर चौधरी अस्थाना के करीबी दोस्त रहे हैं और उन्होंने बताया कि राकेश अस्थाना संत जेवियर कॉलेज में 1984 में बतौर शिक्षक आए थे और अगले ही साल उनका सिलेक्शन आईपीएस के लिए हो गया था। शिशिर चौधरी भी उन दिनों संत जेवियर कॉलेज में बतौर टीचर काम करते हुए सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में पढ़ने और पढ़ाने के दौरान दोनों दोस्त काफी बनती थी कि पोस्ट रिटायरमेंट भी उनको बहुत अच्छा एक पोस्ट मिला है और हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। जहाँ तक हमारे साथ उनका जो रहा है, एक जो एसोसिएशन रहा है, काफ़ी लंबा रहा है। न केवल सेंट जेवियर्स कॉलेज में ही बल्कि उसके बाद भी हम लोग जुड़े रहे हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज में हम आ गए थे 1983 में और राकेश जी का यहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ था 84 में और 84 में ही उनका आईपीएस में भी सिलेक्शन हुआ था। वेरी पॉपुलर टीचर। हिस्ट्री सब्जेक्ट उतना शायद उतना नहीं माना जाता है कि उतना इंटरेस्टिंग है कुछ मायनों में, लेकिन उनके साथ भी खास बात थी उनके स्टूडेंट्स उनका काफ़ी गुणगान करते थे और बहुत सीरियस टीचर थे। वो पढ़ाते थे, दिल से पढ़ाते थे। इस क्रम में कई सारी ये यादें जुड़ी हुई हैं। झारखंड के रहने वाले राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। राकेश अस्थाना का धनबाद से विशेष लगाव रहा है। सीबीआई एसपी के रूप में जिले में पदस्थापित रह चुके हैं। धनबाद में कई दोस्त राकेश अस्थाना के हैं। दोस्तों ने बताया कि उनकी ईमानदार छवि रही है, सभी के सहयोग करने के लिए हमेशा वो आगे रहते थे। धनबाद के लिए गर्व की बात है कि उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अग्रज और अनुज का संबंध है। नेतरहाट विद्यालय एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठाजनक विद्यालय है। वहाँ पर वह हमसे 4 वर्ष छोटा था और उस समय से मैं उसको जानता हूँ। उसके पिता हम लोगों के शिक्षक हुआ करते थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक गुरुकुल परंपरा के हिसाब से गुरु भाई का संबंध है। आप भी जानते हैं कि वो अत्यधिक मिलनसार और सामाजिक गतिविधियों में मित्रों के प्रति समर्पित, किंतु अपने प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन को उसने कभी मिक्स नहीं किया। झारखंड का बेटा दिल्ली का कमिश्नर बना। राकेश अस्थाना झारखंड से लगा था। धनबाद जिले में सीबीआई के एसपी के रूप में यहाँ पदस्थापित हुए थे और अपने कार्यकाल में लोगों की सेवा के साथ साथ अपराध में अंकुश लगाने का काम किया था। उनके यहाँ गुरु भाई के समान डॉक्टर बीके सिंह हैं, जिनसे उनका विशेष लगाव है। उन्होंने बताया कि एक अच्छे प्रवृत्ति और ईमानदार छवि के राकेश अस्थाना जी हैं और आज झारखंड और धनबाद को विशेष गर्व है कि राकेश अस्थाना जी जो हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। इधर रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में सीएसआर फंड के तहत रांची में केंद्रीय विद्यालय और लाइब्रेरी खोलने की मांग दोहराई। साथ ही जल्द लाइब्रेरी खोलने की संभावना को लेकर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को धन्यवाद दिया। संजय सेठ ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। रांची में एक बड़ी लाइब्रेरी का काम शुरू होने जा रहा है। मैं कोयला मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। मैंने आग्रह किया था एम्बुलेंस, मोर्चरी और संवहन, ये सब काम बहुत जल्दी पूरे हो रहे हैं, पाइपलाइन में आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी
झारखंड के अंदर खिलाड़ियों की बड़ी पौध है, चाहे वो क्रिकेट हो, तीरंदाजी हो, कुश्ती हो, खो-खो हो, कबड्डी हो। हमारे यहाँ झारखंड के अंदर खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि CSR के तहत क्या हमारे खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग की सुविधा होगी। देवघर में लगातार दूसरे साल कोरोना के कारण श्रावणी मेला नहीं लगा है, जिससे श्रद्धालुओं में मायूसी है। वहीं स्थानीय पुरोहित और दुकानदार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। ऐसे में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका दायर की है और श्रावणी मेले को इजाजत देने की मांग की है, जिससे देवघर के लोगों में नई उम्मीद दिख रही है। देवघर के लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के तहत मंदिरों को आम लोगों के लिए खोलने की मांग की है। ट्रायल तो दायर हुआ है, कुछ तो उम्मीद जगा है हम लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेगी और हम लोगों के जीवन का चिंता करेगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर कुछ सरकार और लोग सोच के कुछ बीच का रास्ता निकाल के, क्योंकि आम लोग जो आम पब्लिक है, व्यवसायी हैं, इन लोगों को राहत देना भी बहुत ज़रूरी है। रांची रिंग रोड और पतरातू रोड का काम करने वाली JARDCL कंपनी पर मजदूरों ने कोरोना संक्रमण के काल में वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है। नाराज मजदूरों ने कंपनी के अशोकनगर स्थित कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने वाले मजदूरों का आरोप था कि पिछले 4 महीने से उनका वेतन नहीं मिल रहा है। बकाया वेतन की मांग को लेकर वो कई बार कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं। हर बार वेतन भुगतान का आश्वासन दिया जाता है। कंपनी ने भी मजदूरों के बकाया वेतन की बात को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि रोड मेंटेनेंस का काम एल्सा मैक्स के जिम्मे है और उनके द्वारा मजदूरों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। एक पैसा नहीं मिल रहा है और जब भी हम लोग के यहाँ आते हैं तो ही बोलता है, हम लोग तो नहीं जानते कौन सार है कहा है, बोलता है कि जब ज्यादा बोलिएगा तो निकालने का धमकी देता है। हम लोग मजदूरी कर रहे हैं फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। बोलता है ऑफिस में आदमी नहीं बैठ रहा है, ये नहीं बैठ रहा है। फिर ऑफिस खुला रहता है, आदमी लोग छिपे उपे रहते हैं, उन लोग को हम लोग घिसट के लाते हैं। अभी भी छिपे हुए थे तो उन लोग को लाए। एम्बुलेंस भी 6 महीना से बंद है, जो एम्बुलेंस सेवा करती है वो भी बंद है, रूट पेट्रोलिंग है वो भी बंद है, किरण हो जो चलता है वो भी बंद है। माने तेल का भी तेल नहीं दे रहा है, कि सेवा बाधित है। कभी बोलते हैं अधिकारी नहीं है, कभी ये बोलते हैं कि हमारा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ये इनका हमेशा का ये रवैया रह रहा है। हमारा जो हमने कॉन्ट्रैक्टर को दी है, हमारा जो मेंटेनेंस देखता है एल्सा मैक्स देखता है, उनकी पूरी लायबिलिटी है इनका पेमेंट वगैरह वो करने का। हम लोग सिर्फ सुपरविजन में है। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।